बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मईशत के हालात हैं वो बड़े अजीब हैं। सियासी हालात उससे भी बदतर हैं और सियासी हालात ऐसे बदतर हैं कि इस वक्त जो मुल्क की जो हुकूमत है उसके मिनिस्टर्स ये बात कहने पे मजबूर हैं कि ये मुल्क के जो मामलात हैं वो डिस्टेबल हैं, यानी कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा ऐसा उनकी जो मुट्ठी में रेत है वो ड्रॉप हो रही है। ये किस बेस पे कहा गया हुआ है, इसके पीछे दो जो सर्वेज़ हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो कर रही हैं, एक मूडीज़ का आया है और उसके बाद ये फिच का आया है, और ये बड़े अथेंटिक रिपोर्ट्स मानी जाती हैं। वर्ल्ड वाइड जो क्रेडिट रेटिंग है ये बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं और अल्टीमेटली जो इसका एंड निकलता है वो सच की तरफ निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ आलमिया ये है कि जी जो भी हुकूमत होती है वो कहती है कि जी ये चाहे गैल्प का सर्वे हो, चाहे मूडीज़ की रेटिंग हो और चाहे ये फिच की हो, तो वो कहते हैं कि ये पेड हैं, ये इंटरनेशनल माफियाज इसको मॉनिटर कर रहा है और हमारी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। हमारा मुल्क बेहतरीन चल रहा है, हमारी एफर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं और हमारी डायरेक्शन बड़ी साफ़ है। लेकिन ये अलमिया ऐसे चल रहा है और ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिए हैं कि जी इस वक्त जो हालात हैं वो कंट्रोलेबल नहीं हैं। नंबर वन इस पे बात करेंगे। नंबर टू बात करेंगे हमारा जो सोलर पैनल का जो हुकूमत का जो मॉडल है वो कितना सक्सेसफुल है और इसका जो डिसएडवांटेज है वो जनरल पब्लिक पे जो सोलर पे शिफ्ट नहीं हो सक रहे और IPPs के मरहून मिन्नत हैं उस पर क्या इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तीसरा जो हम इशू करेंगे इस प्रोग्राम में वो गवर्नमेंट की मूव है और वो आर्टिकल 6 लगाना चाह रही है PTI के 3 वर्कर्स पर। एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के डॉक्टर आरिफ अलवी, दूसरा इमरान खान और तीसरा कासिम सूरी जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। और साथ ही गवर्नमेंट चाह रही है कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगा दिया जाए कि ये मुल्क दुश्मन अनासर में या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इस पर बैन लगा दिया जाए। ये 3 इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे और तजिया पेश करेंगे। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बड़ी खूबसूरत शख्सियत शरीफ जोया साहब। सर वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर जी ये हुकूमत अभी फॉर्म हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत कंसिडर होती थी कि इसमें ANP है, MQM है, बाप है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बड़े ज़बरदस्त ब्रेन बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, तो ये कंट्रोल ही नहीं कर सक रहे, ना कोई डायरेक्शन दे सक रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने कल नेशनल TV के एक प्रोग्राम में ये दिया है कि जी हालात डिस्टेबल हो रहे हैं। सर असल में ये है कि हुकूमत तो लेना हर किसी की ख्वाहिश होती है और सियासतदानों में एक यही अलमिया हमेशा से रहा है कि हुकूमत हम बना लें, चले या ना चले, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। अब ये जो गवर्नमेंट तश्कील हुई इसमें भी सेम यही है। अब ये मुझे ये नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपकी अपोजिशन है नहीं, बराए नाम है, ठीक है। आप जितनी इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में, मुआशी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। आपको लोग सड़कों पे होने चाहिए थे, लोग सड़कों पे नहीं हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप नहीं है, उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। वो अपने अपने महवर में अब मजबूर हो गए कि उसने रोज़ी कमानी और अपना घर का जो है ना वो खर्चा चलाना है। वो इवन कि ये हर बंदा हुआ नको नक हुआ खड़ा है लेकिन वो बस निकल नहीं रहा, मजबूरी समझ लें आप उसकी। जब आपके पास अपोजिशन भी बराए नाम है, अवाम का रद्द अमल भी सिवाय सोशल मीडिया के अलावा आपको नज़र नहीं आ रहा, फिर और क्या स्टेबिलिटी इन हुकूमतों को या पार्टियों को चाहिए। सिंगल पेज पे भी आप हैं, सारी बात है। लेकिन वो भी पहले वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये लग रहा था कि बजट पास नहीं होगा। बजट आपने सारों ने मिलकर करवा लिया, अपने मफादात की गेम आप लोगों ने डाल ली। अब जब अवाम की बारी आती है या अवाम को रिलीफ देने की बारी आती है तो ये इस तरह के बयान शुरू हो जाते हैं, जी मामला हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई अगर ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है तो फिर किसके कंट्रोल में है? कौन सी ऐसी ताकत है जिसके पास ये सारे मामलात हैं? आप जब कंपेन्स आप लोगों ने इलेक्शन की कंपेन्स की उस वक्त तो बड़े नारे लगाए कि जी हम आ रहे हैं और हमारे पास प्लान है और नवाज शरीफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, जरदारी साहब आएंगे तो बिलावल आएगा तो ये हो जाएगा। वो हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ बस हुई है कि अवाम का भुरकस निकल गया है। ये एक बात तो हुई है। अब ये जो ख्वाजा आसिफ का जो लेटेस्ट बयान है कि भी मामला हमारे कंट्रोल में नहीं है, बुनियादी तौर पे तो ये खुद एक शोशे छोड़ते हैं ना जी कि भी अपना प्रेशर दूसरे के ऊपर कंधों पे डाल दें कि अगला बंदा भी होशियार हो जाए कि यार ये अब इसने बंदूक का रुख हमारी तरफ कर लिया। भाई जब आपके पास पूरा एक पार्लियामान है,
आप कौमी असम्बली में भी आप हैं, सेनेट में भी आप हैं, पंजाब में भी आप हैं, सिंध में भी आप हैं, बलूचिस्तान में भी आप हैं, केपी से भी आपको वो जो रेजिस्टेंस है वो नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से लोग सोच रहे थे कि भी अली अमीन गंडापुर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जिस तरह नवाज शरीफ करता था बीबी दौर में, जिसने वो रेजिस्टेंस दी ये सारी सर मामला तो देखो हुकूमतों के लिए साजगार हैं, ठीक है, उसके बावजूद वो रिलीफ नहीं दे पा रहे। और उस रिलीफ ना देने की वजह से चूंकि इनके पास एक कंक्रीट लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। अच्छा, मैं कल एक स्टडी पढ़ रहा था कि आपके पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस या दीगर जो मंसूबे हैं उनके लिए जो कंपनियां काम करती हैं वो आपका मुल्क छोड़ के चली गई हैं, जा रही हैं, शेल से सेल आउट करके चला गया अपने शेयर सारे। अब आप ये बताएं ना कि जब आपके पास है मुल्क का बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो आपके मुल्क से निकल जाएंगे, आखिर कोई तो वजह हो गई ना सर। ये बस वो यही है कि जी बस हमारा दिल नहीं अब कर रहा, हम पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहते लिहाजा हम जा रहे हैं। तो ये सर इनके पीछे बड़े मामलात हैं, हुकूमत से स्टेबल होना चाहिए। अब देखें ना, एक बात फिर वही एक बात आती है कि भी पीटीआई की सारी लीडरशिप अंदर है, पीटीआई की सेकंड लीडरशिप बाहर है, जिनके पास उनके पास भी कंट्रोल नहीं है, मतलब उनके भी अवाम के ऊपर नब्ज पे उनका नहीं है। उनकी कार पे तो कोई भी नहीं आता जी, वो भी खान का इशारा देते हैं, खान ने कहा जी बाहर निकले। उसके बावजूद ये कौन से ऐसे अवामिल हैं कि ये ना अवाम को रिलीफ दे पा रहे हैं, ना एक सीधी चलें मुझे पता हो ना जी, आपको पता हो, अवाम को पता हो कि ये मुश्किल वक्त है, ये 6 महीने साल हम काट लें तो ज़रा चलो पोजीशन बेहतर हो जाएगी, आने वाले दिनों में हमें रिलीफ मिलने लग जाएगा। अच्छा, आपके जो ग्रोथ रेट है वो आपका बढ़ना नहीं है, वो आलमी इदारों जो है उन्होंने आपको बता दिया है कि 3.3 या 3.6 रहेगी। अब जिसके हुकूमत के आप मुकाबला कर रहे हैं वो तो 6 पे था, तो आप देखें आप 3.6 भी अचीव कर लें। पिछले साल 2 थी, ये जो 23 का साल गुजरा है इसमें 2 की ग्रोथ आई है जी। अच्छा, अब ये देखें ना सर, इसमें जो ग्रोथ है ये कहते हैं ना जी हमने बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, बड़ा टैक्स जनरेट किया। और भाई टैक्स आप पहले मेरे से 10 रुपये लेते थे, आप मुझसे 100 रुपये लेते हैं, तो टैक्स रेवेन्यू तो आपका बढ़ गया ना सर, खजाना तो आपका भर गया, मेरी जेब आपने खाली कर दी। अच्छा, अभी आप देखें तो सारे मामला ऐसे के ऐसे हैं, अवाम कोई डिपार्टमेंट कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जहाँ पे अवाम को कट नहीं लगाया गया। अब वो कहते हैं कि जी जो माइनर बंदा है, जो मिनिमम लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको बड़ा रिलीफ है। और मैं कहता हूँ सर कि आपने चलें उसको अगर कोई बिजली के यूनिट में रिलीफ दिया है, लेकिन आपने बाकी जगहों पे तो कसर पूरी कर ली है। पेट्रोल देखें, मैं आपको पहले ही कहता ना कि पेट्रोल मई के महीने में कम होता है, ये पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ। जून जुलाई के महीनों में ये बढ़ता है, वो आप देखें आप 2 दफ़ा बढ़ चुका है, या बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ फ़र्क पड़ता है। और हम ये समझते हैं कि भाई हुकूमतें हमारे साथ बड़ा रिलीफ दे रही हैं। भाई रिलीफ तो हमें ये मिल रहा है कि आप उधर से हमें 2 रुपये का रिलीफ दे रहे हैं, वहाँ से आपने 10 रुपये पेट्रोल के बढ़ा दिए, फिर आपने जो मिनिमम यूनिट की प्राइस है वो आपने हमारी बढ़ा दी। अब ये इनकी अपनी हुकूमत के बयान है ना, किसी अपोजिशन का बयान नहीं। आपको अवैस लगारी कह रहा है कि जी 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट हमारी कॉस्ट आती है, और 18 से 35 रुपये जो है वो आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं जो एक गरीब आदमी पे कर रहे हैं। वो चाहे वो आईपीपी बिजली बनाएं ना बनाएं, आप उनसे खरीदें या ना खरीदें, आपने पैसे उनको देने तो उसका सारा बर्डन जो है ना वो आपने अवाम पे डाली। ज़रा आप सोचें कि 65 रुपये का यूनिट, आप इमेजिन कर सकते हैं सर। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट किए थे उस वक्त आईपीपीज़ के साथ, ये वाले मॉडल पे ये बाकी कंपनीज के साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं किए गवर्नमेंट ने? मिसाल के तौर पर आपने टेलीनार के पाकिस्तान में बिजनेस के लिए लेके आ रहे हैं, उनको कहें ना कि ये हमारी 1 करोड़ से बिके ना बिके हम आपको पैसे देंगे, ठीक हो गया। 1 करोड़ आपका कॉल करता है नहीं करता, कंज्यूमर जो है आपका, तो क्लाइंट आपका कॉल करता है नहीं करता, आपको हम पैसे देंगे। इसी तरह ऑटोमोबाइल वाले को लेके आ जाएं कि आपकी कैपेसिटी है, आपने 100 गाड़ियां महीने की बनानी है, बिकेंगी नहीं बिकेंगी, हम आपको 100 गाड़ियों के पैसे देंगे। तो ये बाकी 100 मॉडल पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते, इनका मर गया था ये आईपीपीज़ के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं। सर एक बात मुझे ये बताएं कि जब आप कोल का प्लांट लगाने जा रहे हैं, जब आप साहिवाल में लगा रहे हैं, आप एक ज़राई इलाके में आप वो कोल का प्लांट लगा रहे हैं, तो मत नहीं मारी गई हमारी,
प्लानिंग करने वालों की भी। अच्छा, उजरई भी जो है सब ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इससे दूसरा भी बड़ा अजाब है ना जी, आपने कराची से कोयला लेके साहिवाल लेके आ भाई, खैरिज क्यों ठुके आपको इतनी सारी? आप वहीं बनाए ना जी, वहीं से कोयला बन रहा है, वहीं पे प्लांट लगाए। वो आप नहीं लगा सकते ना सर, वो पंजाब और सिंध की फिर जंग शुरू हो जाएगी ना, कि वो तो कहेगा सिर्फ ये इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं जी। नहीं सर, वो बीबी के दरबार पे वो जाके अजरक पहन के बैठती है वो मरियम बीबी, वो सारे के सारे धंधे सारे हो रहे हैं। सियासी शोबताबाजी है अंदर से। ये जो है ना पंजाब और सिंध की जो इनकी परफॉर्मेंस है, उसको चीज़ों को ये ना सिर्फ अलग-अलग करते हैं बल्कि बेचते भी यही हैं। देखो ना, सिंध हमेशा पंजाब के हवाले से सियासत करता है, ठीक है, और जो पंजाब की सियासत है वो सिर्फ पंजाब तक ही महदूद रह गई है। वो जब ये नवाज शरीफ ने या मरीम नवाज ने कंपेन लॉन्च की थी इलेक्शन की, आपके ख्याल में उन्होंने पीपल्स पार्टी को नहीं धोया? यही कहा था कि पीपल्स पार्टी हमारी फ्रेंडली पार्टी है, नहीं कहा ना सर, क्योंकि आपने वोटर से तो वोट लेना ना जी। लोगों को आप मोटिवेट करेंगे, अपना मंजन आपने खुद बेचना है। आप कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसका कोई रिलीफ देंगे तो आवाम को पता चलेगा। अभी तो आवाम जो है ना बिल्कुल पागल हो गई है। और ये जो ऊपर से ये जो बयानात आ रहे हैं और ये जो सर्वेज आ रहे हैं, इन्होंने लोगों को एक दफ़ा फिर हिला के रख दिया कि आने वाले सालों में होगा क्या। क्योंकि अगर वो ये कह रहा है कि जी 18 महीने बाद एक टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा, तो ये टेक्नोक्रेट सेटअप जो है, ये क्या आपके ख्याल में क्या ये आपकी जमहूरियत की फतह है? टेक्नोक्रेट सेटअप इसी, अगर असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ते, इसी में से अगर लाया जाता है तो जाहिर बात है आप जमातों को शटर कर देंगे ना। आप अगर मॉनिटर करना ना जी असम्बली की मूवमेंट, 2 निगरान वज़ीर आला रहे हैं जी, वज़रा रहे हैं निगरान सेटअप में 2। उन्होंने कल असम्बली में अवैस लगारी की ऐसी तैसी फेरी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं कि जी जब आपकी ट्रेड नहीं चल रही, ठीक, जब आपकी प्रोडक्ट्स नहीं चल रही, आपकी फैक्ट्रीज़ के जो बंदे हैं वो फैक्ट्रीज़ बेच कर बैंक में पैसा रख रहे हैं कि जब हमें 17% इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए ना, 1 करोड़ रुपया जमा कराएं, 17 लाख रुपया आपको महीने का मिल रहा है, आपको क्या ज़रूरत है? उसके बाद बाकी सारे धंधे करके जो यहाँ से फैक्ट्रियाँ जा रही हैं, प्लांट्स बंद हो रहे हैं, तो आप 2% से ग्रोथ 3.3% पे कैसे लेके जाएंगे? कौन सी प्रोडक्ट बेचेंगे आप? ऑटोमोबाइल आपकी नहीं है, टेक्सटाइल आपकी नहीं है, ज़राअत आपकी तबाह हो चुकी है। अच्छा सर, ये देखें ना जी 3.3 की जो आप बात करें ना जी, जीडीपी कैसे बनेगी, इसमें लोकल प्रोडक्ट जाहिर बात है थोड़ी जो बन रही है ये बनती रहेगी। कुछ आपके एग्रीकल्चर में 19-20 का फ़र्क पड़ जाएगा। कोई आपकी एक्सपोर्ट किसी ना किसी लेवल पे जैसे टेक्सटाइल की है या बाकी है, वो शायद हो सकता है थोड़ा इंप्रूव कर जाए। ये तो देखें ना, आपका ये जंप नहीं है कि भाई 6% से आप 8 पे जा रहे हैं। भाई आप तो मतलब 2-2.5 से आप आ रहे हैं 3.3 पे। गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है वो 3.6 रखा हुआ है मेरे ख्याल में, लेकिन 3.3 भी मुझे नहीं लगता कि शायद कोई अल्लाह पाक करम करे वैसे अपना कि ये अचीव कर पाएँ और किसी तरफ एक ट्रैक पे चलें। मेरा फिर वही पॉइंट है, अगर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट्स ने बनना है तो फिर लोगों के अवाम के अरबों रुपए लगा के इस सियासतदानों को हमारे सर पे क्यों बिठाया जा रहा है? पॉइंट तो वैलिड है जी। अगर आपने HBL के बंदे को वज़ीर ख़जाना बनाना है और फिर उनको आपने वहाँ पे असेंबली में सेनेटर या कोई भी सीट देनी है, तो फिर आप यार वैसे ही ले आए ना। वो आपको तो बंदे भी फिर 30-40 सारे चाहिए, आप 30-40 वो ले आएँ, उनको आप असेंबलियों की मेंबरशिप दिलाएं अपने आइन के मुताबिक। अच्छा, वैसे यहाँ पे कौन से आइन पे सारे मामलात हो रहे हैं? आप टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाएं, आवाम का पैसा बचाएं और वो आवाम को रिलीफ दें। वो रिलीफ दे देगी। अच्छा देखें, बात ही वही है ना कि जब आपके पास एक्सपेंस कम होगा, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपने टेन्योर में पंजाब में बहुत सारे मंसूबे बाय हुक एंड क्रुक मुकम्मल करा लिए। इसका मतलब ये था कि भी कुछ ना कुछ फंड्स उसमें पड़े हुए थे जो उसने इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि आपकी असेंबली नहीं थी। उनको काफ़ी टाइम मिल गया, 1.5-2 साल मिल गए। वो जो टेन्योर बचा आपका, सेशंस हो रहे हैं, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, तनख्वाहें हैं, ट्रैवलिंग है, प्रोटोकॉल है जी, फलानी जगह विजिट हो रहा है, फलानी जगह, तो वो सर आपका पैसा बचता है ना। तो जब आपके पैसे बचेंगे, मैंने अब लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि जब तक ये गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस को मिनिमाइज नहीं करेगी, ये रिलीफ की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, जैसे ये तो बड़ी लिखी बात है ना, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन हैं।
एक क्वेश्चन ये है कि जी ये अपने एक्सपेंस कट कर नहीं सकते, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, इनमें दिमाग नहीं है कि जी हम ये एक्सपेंस को कट कहाँ से करें, हो ही नहीं सकते जी। यानी कि आपको अगर कहा जाए कि जी आपके घर का खर्चा जो है ना जी वो 1 लाख रुपए है, आप इसको 70,000 पे लेके आएँ, आप कहते हैं भाई साहब ये पड़ा है 1 लाख और ये पड़ा है मेरे घर का खर्चा, आप इसको लेके आएँ, आप 70 कह रहे हैं, आप इसको 90 पे लेके आ जाएँ। मैं नहीं लेके आ सकता। एक तो ये हो गया कि जी लेके नहीं आ सकते, खर्चे को कम कर नहीं सकते। दूसरा है कि ये करना नहीं चाहते। असल बात ये है कि ये करना नहीं चाहते, तो फिर टेक्नोक्रेट्स भी नहीं करना चाहेंगे ना जो ये सब, वो भी तो इसी प्लेटफॉर्म, वो भी तो इसी खित्ते की मखलूक है ना। शायद हो सकता है उनके पास कोई अलादीन का चिराग इन्होंने को बना के रखे हैं जो उनको दे दें और वो आएंगे चिराग जिसने बना के रखे हुए हैं टेक्नोक्रेट को देने के लिए, उनको कहें कि जी कोई दिमाग का इलाज करवाएं, वही चिराग इनको दे दें जो ये इनको भी दिए हुए हैं, इनको भी रगड़ नहीं सकते, ये रगड़ नहीं सकते क्योंकि देखे ना ये हुकूमत में तो आ गए हैं ना, ये अलादीन के चिराग से ही सारे आए बैठे हैं, तो उनको भी मिले हुए हैं, बस उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो उसको कर नहीं पा रहे। अच्छा इसकी एक छोटे से आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मुहर्रम के अयाम गुजरे, ठीक है, आप उठा के देख लें सरकारी मीडिया कि कितने विजिट्स हुए हैं। भाई एक एसपी ने जाना है, एक आरपीओ ने जाना है, या एक मिनिस्टर अगर आया है, रूट देख आया है, उससे पहले मामला तय हो गए। आपने सर्किट हाउस में बैठ के इजलास कर लिया, आपने देख लिया, आपने तसल्ली कर ली, नहीं आप जाना मौके पे, ओ पूरी पलटून साथ है उसमें जी। मुतलका अगर आरपीओ है तो सीपीओ डेफिनेट सी बात है, कमिश्नर है तो डीसी होगा, डीसी है तो एसी भी होगा, सिटी भी होगा, सदर का भी होगा, फिर उसके नीचे जो तहसीलदार हैं शायद वो भी बीच में होंगे, पुलिस वाले हैं, डीएसपी, एसपी, एसएचओ, सारे। मतलब सर आप देखें, एनालिसिस करें, ये एक छोटी सी आपको एक्टिविटी बताइए, आप पूरे पाकिस्तान की ये सिर्फ यही एक एक्टिविटी चेक कर लें कि आपका कितना एक्सपेंस हुआ है। क्या ये मैनेज नहीं हो सकता? जब आपने लगा दी सर 300 से ज़्यादा कैमरे लगा दिए सीसीटीवी, तो आपको तो ईच एंड एवरी गली नज़र आ रही है कि इस गली में क्या हो रहा है, सड़क पे क्या हो रहा है, इस वक्त कितने बंदे कहाँ पे खड़े हैं। वही वाली बात है, हम करना नहीं चाहते, ये हो सकता है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि अगर ये जो फिच ने किया हुआ है, जो टेक्नोक्रेट का, आप भी इसको जिक्र कर रहे थे, इसका आप हवाला दे, देखिए 18 महीने बाद टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाती है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाती है, ये जो पावर में बैठे हुए हैं ये घरों में चले जाएंगे। अच्छा मुझे ये लगता है कि शायद ये भी रहेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि देखे ना इनका साइज कट करेंगे, टेक्नोक्रेट साइज कट करके जो इनकी मिनिस्ट्रीज हैं शायद वो इनसे ले ली जाएं, और वो जो ऊपर की मिनिस्ट्री है वो शायद टेक्नोक्रेट्स को दे दी। जैसे आपके पास वज़ीर ख़जाना की एक एग्जांपल आपके पास आई हुई है, क्योंकि अब अगर ये ख़त्म करते हैं तो एक मुल्क में एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा कि पहले इतने अभी ज़रदारी हो जाए, बेरोज़गार हो जाए, बिलावल बेरोज़गार हो जाए, मुर्शिद बेरोज़गार हो जाए, ये तो बेचारे क्या करेंगे जी। सर आप ये देखिए, इनको घर भेज के, तो अभी तो एक पार्टी अपोजिशन में है, अगर आप ये सेटअप लाते हैं और सबको घर भेज देते हैं फिर तो आपकी सारी पार्टियां आ गई, फिर वो टेक्नोक्रेट सेटअप भी फ्लॉप हो जाएगा। मैं यही तो क्लियर करना चाह रहा था कि इनको घर भेजेंगे या वो मेरे ख्याल में इसी में एडजस्ट करेंगे, ये भी रहेंगे उसमें, और वो होगा यही कि फेस शायद तब्दील हो जाए तो एक अलग बात है। अच्छा जो सब अगर हैं इनके साइज़ को, जो इस वक्त जो 8-10 जमातों की जो हुकूमत है, इनके साइज़ को कट करते हैं, तो अगर आप देखें ओवरऑल मिनिस्ट्रीज़ को देखें ना जी, बेसिकली 3 से 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो मुल्क चला रही होती हैं। ठीक, एक आपकी फाइनेंस की है, वो पहले आपने टेक्नोक्रेट बिठा दिया। दूसरी आपकी है दाखिला की मिनिस्ट्री, वो भी वहीं बैठा हुआ है, टेक्नोक्रेट भी बैठा हुआ है बेसिकली वो। तो ये दो तो ये हो गएंगी। तीसरी आपके पास आ जाती है फॉरेन मिनिस्ट्री, वो भी टेक्नोक्रेट ही होती है, तो इधर इन्होंने मतलब। अच्छा आपके कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जब है तो फिर ये दोबारा ये नारा लगाने की क्या ज़रूरत है? मतलब देखिए ना, आप अगर फ़र्ज़ करें एग्री की मिनिस्ट्री टेक्नोक्रेट को देती हैं तो वो क्या करेगा? फ़र्ज़ करें आप देते हैं इन्वायरमेंट की, जरदाज गुल वाली मिनिस्ट्री दे देती हैं टेक्नोक्रेट को, तो वो क्या के तीर मार लेगा? मेरे ख्याल में ये टेक्नोक्रेट का जो एक लफ्ज़ है ना, ये भी शायद एक तलफ़ुज़ का एक मामला होगा, इन्हीं में से मेरे ख्याल में बनेंगी, क्योंकि अगर ये पूरे के पूरा सेटअप को लपेट दिया जाए फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पिछले तनाज़ुर में देखें ना जी, 5-5 साल तक जो है ना असम्बलियाँ बरकरार रही हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे हैं। मतलब 2008 में देख लें, 2013 में देख लें, 2013 में, अब ये 18 में हुआ, अब अगला सेटअप आपका आ गया। तो उसमें मेरे ख्याल में ये सिर्फ नाम चेंज होगा
और उसमें उनकी सर्विसेज शायद हो सकता है ज़्यादा हो जाएं, और पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस हैं या पॉलिटिकल प्रेशर है, इसको जमातों के प्रेशर से शायद निकाल लिया जाए, और जो फैसला साजी है उसमें आसानी पैदा करने के लिए ये लफ्ज़ ये सेटअप क्रिएट किया जाए। अच्छा, ये जो अभी कल निगरान सेटअप के 2 वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी गवर्नमेंट को मतलब बड़े सख्त अल्फाज में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जी निगरान सेटअप का जो 1.5 साल का टेन्योर था वो बड़ा ज़बरदस्त था, मुल्क तरक्की की तरफ था, ये आके इन्होंने रिवर्स गियर लगा दिया। इसको भी आप लिंक उसी के साथ कर रहे हैं? सर ये सारा ना एक दूसरे से इंटरलिंक तो चीज़ें हैं ना जी। आप ये देखें, अभी जो हुकूमत में होता है, ठीक है, वो जाके जो नई हुकूमत आती है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। 75-76 सालों में हम तो यही देख रहे हैं, कोई टर्न्योर नहीं है, वो 2+2 वाली बात है, 2+2 4 होते हैं, वो कहते हैं 2+2 5 होते हैं, बस उसी में खड़े हैं। कोई किसी की मतलब अगर कोई ऐसा प्लान नहीं है 10 साल 20 साल 50 साल, कोई हमारा प्लान नहीं है कि भाई जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, इस प्लान को आपने आगे लेके चलना है, और ये अवाम को ये नज़र आए, ये ब्लैक एंड वाइट में कि जी पिछले साल ये इतना % हो गया था, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, कुछ भी नहीं। जो गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी तरजीहात होती हैं, वक्ती तौर पे वो बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। अभी चूँकि इस पोजीशन में ही नहीं है कुछ देने की, तो सारा जो बर्डन है अवाम पे है, और अवाम भी बस घुटी हुई है सर, उसके पास भी कोई बोलने का कोई वो ओके। सोलर पे आपने काफ़ी स्टडी की हुई है, सोलर पैनल पे ये जो अवाम को जकड़ा जा रहा है कि जी अभी तो आप कहते हैं कि जी बापडा का प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, मैंने बिजली बापडा से लेनी होती है, नहीं लूँगा, मैं अपनी सोलर बना रहा हूँ, तो बाद में IPPs का जब वो शिकंजा गवर्नमेंट पे टाइट होगा तो गवर्नमेंट ने कहाँ से देने हैं, उसके पास तो खाने को पैसे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए ना, एक मॉडल आपके पास आया था CNG का, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो CNG पे कन्वर्ट कर गई। CNG उस वक्त भी हमारी तो थोड़ी सी थी, बाहर से मंगा रहे थे, वो फिर ये हुआ कि CNG का भट्टा बैठ गया, वो पूरा सेटअप भी बर्बाद हो गया, पूरा मुल्क भी बर्बाद कर दिया, घरों को अभी खाना पकाने का गैस नहीं है। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि ये सोलर वाली टेक्नोलॉजी भी तो आपको बाहर से मंगानी पड़ रही है ना। आपके पास इतने मतलब स्टूडेंट हैं, इतने यार इदारे हैं, मतलब हम अपनी कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं लॉन्च कर सके या प्रोडक्ट लॉन्च करें कि भी अभी या तो मिसाइल वालों को कह दें कि जी वो जो भी है सर, वो जो भी है सर। देखना आपके इंजीनियरिंग के कितने आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप काम करें, जिन आपके बच्चे यहाँ से पढ़ के नासा में और बाकी जगह पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं, सर्विसेज सोचने वाली बात। अच्छा, फिर एक टेक्निकल बात और भी है सर कि ना 1 करोड़ और 80 लाख के करीब प्रोटेक्टेड सार्फिन है जो अदाद शुमार है। प्रोटेक्टेड मीन जो 200 यूनिट 200, अच्छा वो प्रोटेक्टेड की टर्म यूज करते हैं। ओके। अब देखिए ना, जो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि भी हम 200 यूनिट तक वाले को फ्री दे रहे हैं, ठीक है। अब वो जो अदाद शुमार वो कहते हैं जी 1 करोड़ के लमसम जो है ना वो प्रोटेक्टेड सार्फिन पंजाब में है। ओके, जिनको इन्होंने फ्री सोलर पैनल देने हैं, सेटअप देना है, सेटअप नहीं, नारा बेचा है, गोली दी है उनको। अच्छा, अब देखें ना, अगर 1 किलोवाट का आप इंडिपेंडेंट अपना सिस्टम लगाएंगे तो आपको 2-3 लाख रुपए तो चाहिए ना। कि अगर आप लोकल इन्वर्टर भी लगा लें, लिथियम की कोई बैटरी भी लगा लें कि भाई आप वो 200 यूनिट बचा के आप दिन में चार्ज भी करें, इस्तेमाल भी करें, और शाम में जो है वो दोबारा आप इस्तेमाल करें, तो वो मेरे ख्याल में 2.5-3-4 लाख रुपए का एक सेटअप है। ओके, ठीक है। और 1 करोड़ सार्फिन है ऑलमोस्ट पंजाब में। अब बताएं कितना बजट है वो। मैं जो रिसर्च पढ़ा था उसके मुताबिक 1 खरब रुपया चाहिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च सक्सेसफुल बनाने के लिए। हो सकता है कि जी चीफ मिनिस्टर कतर से जाके पैसे जैसे ले आए। कितने आपको 1-2-3-4 अरब डॉलर लेने के लिए कितनी IMF की मिन्नतें करनी पड़ती हैं सर। मेरे ख्याल में ये होगा इसमें कि ये एप्लीकेशंस जाएंगी, फिर इसमें बैलेटिंग होगी, स्कूर अंदाजी में हो सकता है पहले फेज़ में 40-50 हज़ार लोगों को दे दिए जाएँ, फिर अगले फेज़ में इस तरह से करके दे दिए 40-50 हज़ार घरों को भी देंगे तो वो IPPs तो आज़ाद वहीं खड़ा है। वो तो खड़ा है सर, वो कहीं नहीं जा रहा। वो ये होगा कि जिसके पास जो इस्तेमाल कर रहा होगा ना, बर्डन उस पर आता ही रहेगा। और आने वाले दिनों में जो मेरी एक सिक्स सेंस है, लोग तो बड़े इवन के वापडा के अपने लोग वो मुझे डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नेपरा के साथ 7 साल का लाइसेंस का एग्रीमेंट किया कि उसने हमसे वो बिजली ख़रीदनी है। वो मेरा वही पॉइंट है कि जैसे ये हम IPPs को 18 से 35 रुपये कैपेसिटी चार्ज कर रहे हैं, IPP भी तो आपसे बिजली वहाँ बना के आगे ट्रांसफ़र कर रहा है ना। आपकी लागत है 18 से 35 रुपये। जब मैं बना रहा हूँगा
तो एक लेवल पे आके कोई ना कोई इदारा ये स्टैंड ले सकता है कि जी आप भी कैपेसिटी चार्जेस पे करें, क्योंकि आपकी जो बिजली बन रही है वो हम अपने ग्रिड में डाल रहे हैं, तो उस ग्रिड तक पहुंचने में आप अपनी सर्विसेज के पैसे खुद पे करें। नहीं, ये तो दो कैटेगरीज बता रहे हैं ना। एक तो ये होगा कि जी मेरा जो यूनिट था वो 300 यूनिट थे, मैंने सोलर पैनल लगा दिया 1000 यूनिट का, 300 मैं यूज़ कर रहा हूँ, 700 मैं वापडा को दे रहा हूँ, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस ये था कि मेरे पास 300 यूनिट की कंजम्पशन है, मैंने यूनिट ही 300 का लगाया, मैं वापडा को दे नहीं रहा, वापडा फिर मुझसे कैसे पैसे चार्ज करेगा आईपीपीज के लिए? सर देखिए ना, एक बात है, आपसे नहीं चार्ज करेगा ना, तो जो लोग रह जाएंगे उनसे करेगा ना, उनसे करेगा। इस वक्त जो अलमिया या तो मुझे वो अलहदा से टैक्स ठोकेगा कि जी आप सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मुल्क में जो सूरज की शुआएं आ रही हैं उससे बिजली बना रहे हैं, उसका टैक्स दें, या तो मुल्क से चले जाएं। सर मुझे ये लगता है कि ये गो में कैफियत में अभी चूंकि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप आए इस तरफ, सोलर लगाएं और सोलर लग रहे हैं, इस वक्त भी सिर्फ वो तबका रह गया है जिसके पास सोलर लगाने के पैसे नहीं, 3-4 लाख नहीं है, वो बेचारा बैठा है, जिनके पास है ना सर 6-7 लाख था, उन्होंने लगा लिए, वो बहुत सारे लगा दिए, उन्होंने लगा लिए, वो एंजॉय कर रहे हैं। अब इस सारे सोलर से जो बेनिफिट हो भी रहा है और जो डिसएडवांटेज हो रहा है, देखो ना, वो कोई नहीं देख रहा। अब डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि जी आपके घर में जो एसी चलता था पहले दोपहर के टाइम, अब वो 9-10 बजे सर ऑन है। अब वो जो उसकी हीट है, जो उसका कंजम्पशन है, उसने भी तो कोई ना कोई डैमेज करना ना सर। एक बेनिफिट तो आप ले रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल करके बिजली खुद अपनी बना रहे हैं, एक जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं एनवायरमेंटल आपका पूरी दुनिया में इशू चल रहा है जी। आप देखें बिजली का बिल आता था तो वो वाकई देखें जी 100 में से 60-70 घर जो थे वो बड़ी लॉजिकल यूज़ करते थे एसी को, यार बहुत गर्मी हो गई अभी थोड़ी देर के लिए चला ले, अभी कमरा टेम्परेचर ठीक हो गया इसको बंद। 30 जो थे वो एलीट क्लास है, वो उनको प्रोवाइड नहीं होती थी, वो कहते हैं जी दुनिया मरती है मर जाए, हम तो ठंडक में बैठेंगे। अब जब सोलर की वजह से तो वो 70 बंदे भी चेंज हो गए ना जी, वो कहते हैं जी चलने दें। अच्छा अभी आज नेक्स्ट जी लास्ट हमारा क्विकली हम इस पे करेंगे, ये जो गवर्नमेंट मूव कर रही है, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमसे मशवरा नहीं किया गया कि जी पीटीआई को बैन किया जाए और आर्टिकल 6 लगाया जाए। जमात इस्लामी ने भी इसको कर दिया है कि जी नहीं होना चाहिए, मौलाना ने भी कर दिया हुआ है, एएनपी ने भी कर दिया हुआ है, बहुत सारी जमातों ने कह दिया है क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंट मूव कर रही है, हमारे साथ मुशावरत भी नहीं की और ना ही हम इसके हक में हैं। सर उसमें यह है कि जब आपने माइंड सेट एक अगर बना लिया ना कि भी आपके पास से कंट्रोल नहीं हो रही चीज़ें, अब ये कैसे ख़त्म होगा? ठीक है, आपके पास सेकंड प्लान नहीं है कि भी जो अगर मिसाल के तौर पे अगर ये लोग गुमराह हैं, अगर ये लोग एंटी स्टेट काम करें, जब आप पहाड़ों वालों को कौमी दायरे में ला सकते हैं तो यार इनको नहीं ला सकते? मतलब आप एक प्लान बनाएं ना, आप लोगों को मोटिवेट करें, उनके साथ कोई निगोशिएट करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। ये जो रास्ता है ना सर, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई पायदार है, आपके पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पायदार नहीं है। और ये एक और वजह हो सकती है कि आप लोगों की तवज्जो जो है ना वो मुआशी और बाकी मामला से हटा के सियासी कर दें, कुछ अरसे तक ये सियासत खेलते रहें, कोई एहतजाज होगा, गिरफ्तारी होगी, फिर कभी पीपल्स पार्टी सड़क पे होगी, कभी नून वो जमात इस्लामी होगी, कभी JUI होगी, तो ये चलता रहेगा। मईशत का जो भट्ठा है ना उसकी तरफ लोगों की तवज्जो कम से कम हो जाएगी और ये आवाम को जो टीका ना ये डेली लगाते रहेंगे। अच्छा ये देखें ना, आर्टिकल 6 जो है ये आज का तो इशू नहीं है ना सर, मुशर्रफ पे भी तो कहने वालों ने कहा था ना लगना चाहिए, लगा भी सही, ठीक है लगा, उसका इम्प्लीमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब ये वो वाली बात है कि सर अगर आपके मफाद में एक चीज़ है तो आप उसे इस्तेमाल करते हैं, आपके मफाद में नहीं है तो आप फिर चुप करके बैठे रहते हैं। जब आपका दिल करता है आप इस इशू को उठा लेते हैं। भाई अब ये करना चाहिए था ना सर निगरान हुकूमत को, ये इशू जो पिछली गवर्नमेंट रही है उसको करना चाहिए था। अब मौजूदा हुकूमत भी अब आगे सोच रही है कि भी अब कर लेना चाहिए जब ये अदालती मामला ऊपर नीचे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि अदालतों में भी सर देखें उन्होंने भी अपनी कोई ना कोई साख एक अपनी बरकरार रखनी है कि यार कोई मुंह तो दिखाना ना कि भाई सारे लपेट फूट के आपने गायब हो जाएं। भाई एक इदारे ने अगर गैर आईनी काम किया है उसको कोई तो रोकेगा ना। चले उसको मैं ये कहता हूँ जी इसमें भी शायद हो सकता है PTI को रिलीफ ना मिले कि जो उन्होंने आज 38 उम्मीदवारों के नाम जमा कराए हैं जो इलेक्शन कमीशन में, हो सकता है रिलीफ ना मिले, लेकिन कागज़ पे तो लिखा जाएगा ना कि ये फैसला एक हुआ था, उस पर इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। ये PTI को बयान करने वाला जो फैसला है ना जी, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये आपकी सियासी जमहूरियत को
जो है वो पुख्ता करेगा, अच्छा कमज़ोर होगा। जो सब देखिए, ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक, नून लीग कहती है ना, नून लीग कहती है, ये उसका बयानी है, उसकी सोच है, उसका विजन है। अभी इसको ठीक करने के लिए, पाकिस्तान और पीटीआई को इकट्ठे चलाने के लिए इनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि ये खान को जाके कन्विंस कर ले, वो नहीं होता, अच्छा भाड़ में जाए, नहीं होता ना हो, बैठा रहे। उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको हम समझा लें कि भाई साहब मैं अच्छा बंदा हूँ, आप वो ठीक नहीं है, मुल्क के ख़िलाफ़ है, आपको ये सबूत हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, आप मेहरबानी करके उसकी फॉलोशिप छोड़ दें, आप इधर आ जाए मेरे साथ। वो भी नहीं मान रहे, वो कहते नहीं तुम ज़्यादा ख़राब हो। तो ना खान मान रहा है, ना उसके फॉलोअर्स मान रहे हैं। सर देखिए, तो बैन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इनके पास, ये किधर जाए बेचारे। एक बात तो ये आपके लिए और मेरे लिए है ना, क्योंकि अंदर की खबर तो कोई नहीं आती कि भाई अंदर क्या बात हुई है। ठीक है, जो पीटीआई की सेकंड लीडरशिप है वो ये बयान दे रही है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अगर वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पीटीआई की जो सेकंड लीडरशिप है उसको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, बंद गली में नहीं जाना चाहिए। आपने कहा था कि जब उसके पास सब कुछ छीन लिया है तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब हमेशा फिर भी टेबल पे बैठना। देखिए, जंगों का फैसला भी टेबल पे होता है। अच्छा, ये कुछ कर नहीं पा रहे, आपने हर चीज़ बैन कर दी है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास पॉलिसी नहीं। आप रिलीफ तो दें। देखिए, आप मुझे रिलीफ देना शुरू कर देंगे, हो सकता है मैं आज दूसरी पार्टी का फॉलोअर हूँ, मैं आपका बन जाऊंगा। नहीं यार, देखो इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर इतना देखो दे दिया हमें रिलीफ कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो वो रिलीफ वाली बात तो वहीं पे आ गई ना जी, तो वो मूडीज और फर्चुअली आ गई कि जी वो तो कुछ कर ही नहीं सक रहे थे। तो सर फिर बर्दाश्त करें, घूम फिर के वहीं पे बात आ फिर बर्दाश्त करें। सियासी जो कुव्वतें हैं मेरे ख्याल में वो अपनी पुख्तगी का मुजाहरा करेंगी और कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जिससे रियासत आपकी कमज़ोर हो। ठीक, जी सर, बहुत शुक्रिया। नज़ीर खान, ये था आज का प्रोग्राम, और जो इन सब की जो एडवाइस है वो यही है, और तजिया भी उनका यही है कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस कुछ शऊर का मुजाहरा करेंगी और कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे मुल्क डिस्टेबल हो। और उम्मीद करते हैं जी बेहतर हालात हों जी, पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो सियासत करें, गंद ना फैलाएं, और खामख्वाह की नफ़रत और बदमज़गी से परहेज़ किया जाना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।